नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, जिसकी शुरुआत 2003 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने की थी। इस स्कीम का बेसिक मकसद ये है कि जो सस्ती और भरोसेमंद हेल्थ सर्विसेज हैं उनको हासिल करने में जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि डिस्क्रिपेंसीज हैं या फिर इम्बैलेंसेस हैं, उनको दूर किया जा सके और रियासतों में लोगों तक क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की पहुंच को आसान बनाया जा सके। सरकार की जो एम्स एक्ट है उसके मुताबिक तमाम एम्स इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पॉर्टेंस का बताया गया है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेंगे। नए एम्स इंस्टीट्यूट कायम करने का मकसद ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में टीचिंग कंटेंट को तैयार किया जा सके, ताकि हिंदुस्तान में तमाम इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल एजुकेशन का जो हायर स्टैंडर्ड है उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके और जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं उससे जुड़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के जो स्टाफ ट्रेनिंग है उसके लिए एक ही जगह पर हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटी तैयार की जा सके और जो पीजी एजुकेशन है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की जा सके। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद है सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर विकास ढिकाऊ जी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। शुक्रिया शुक्रिया मैडम। हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। डॉक्टर विकास, हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है क्या? जी मैडम, देखिए जैसा आपने बताया शुरुआत में, ये योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत दो मुख्य उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी हम कहेंगे, डिस्क्रिपेंसी नहीं कहेंगे। डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े महानगरों में ज़्यादा केंद्रित हैं। दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भरपूर हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे गांव की, कस्बों की या ऐसे जगहों की जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों की तादाद ज़्यादा है, निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक सामान्य सा मुद्दा था।
तो इसका सोल्यूशन था, जब भी कोई उनके लिए सोल्यूशन था कि देखिए जब भी कोई परेशानी आए तो आप बड़े शहर में जाइए। तो नेचुरल सी बात है, एक डिस्पैरिटी हो गई, एक इम्बैलेंस हो गया, तो उसको करेक्ट करना था। अब देखिए करेक्ट करने के लिए आप क्या करें, आपको अस्पताल जो है वो ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे अस्पताल की कमी हो। अब अस्पताल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा किस स्तर का, कि प्राइमरी केयर का अस्पताल आप बनाना चाहते हैं या सेकेंडरी केयर जिला स्तर का बनाना चाहते हैं या टर्शरी स्तर का। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये माना गया कि जो टर्शरी केयर अस्पताल है वो बनाया जाए, क्योंकि वजह ये थी इस अस्पताल को बनाने की कि जो पॉपुलेशन टू बेड रेशो है जो है हमारा वो बड़ा कम है। और जब हम कहें कि पॉपुलेशन टू बेड रेशो है, अगर विश्व भर में हम पॉपुलेशन टू बेड रेशो देखें तो 1000 जनसंख्या पे हमें कम से कम 4 बेड चाहिए जी, लेकिन हमारे जो बेड की संख्या थी वो 0.5, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 7-8 गुना कम हमारे पास बेड्स थे। तो हमारे बेड्स की संख्या बढ़ानी थी। और दूसरा देखिए जो सुविधाएं थी अस्पतालों में उनका विकास करना था। अब एक तो नए अस्पताल आप बनाएं और दूसरा जो सुविधाएं हैं उनका विकास करें। सुविधाएं कहाँ? टर्शरी केयर पे, यानी कि तृतीय स्तर पे। जानकारी के लिए ये बता दें कि भारत में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो गांव का जो डिस्पेंसरी होती है जिसको हम प्राइमरी केयर सेंटर बोलते हैं, उसी से थोड़ा सा बड़ा होता है जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। फिर दूसरा आता है जिला अस्पताल, जो कोई भी जिला जैसे हमारे पास हरियाणा एक स्टेट है, तो हरियाणा में हम बोलें कि एक जिला सोनीपत है तो सोनीपत जिला अस्पताल, या भिवानी है तो भिवानी जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल स्तर की सुविधा सेकेंडरी केयर में आती है। फिर आता है मेडिकल कॉलेज, तो जैसे अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, तो ये तृतीय स्तर की सुविधाएं हैं। तो तृतीय स्तर की सुविधाओं में विकास करना था और नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को खोलना था जी। क्योंकि जब भी देखिए उत्कृष्टता की बात आती है तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम एम्स में जाके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद ज्ञान संस्थान में जाके इलाज करवाएं। तो वहां अगर हमें इलाज करवाना है तो हमारे पास उतने एम्स भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो एक समाधान नहीं हो सकता कि आप आइए और दिल्ली में इलाज कराइए, क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है और आपको जो ट्रैफिक जाम और बाकी सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सीधी सी बात है कि आपके इलाके में ही अगर एम्स या एम्स जैसी सुविधा मिले तो आपको दिल्ली क्यों आना है। बिल्कुल, तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। डॉक्टर विकास, जैसे कि आपने बताया कि किस मकसद के साथ इस स्कीम की शुरुआत की गई और किस तरह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज मिल सकती हैं, और किस तरह के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। कि इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो एम्स या एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना, और दूसरा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके उनमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं मरीजों को उनकी बेहतरी करना, उनको अपग्रेड करना। तो हम पहले मकसद पे आते हैं कि एम्स का जो विकास है, देखिए पिछले लगभग 60 साल 65 साल में एक प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एम्स जैसा संस्थान बनाएं। तो पहले चरण में ऐसा सोचा गया कि 6 एम्स जैसे संस्थान बनाए जाएं, जिसमें एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स जोधपुर है, इसके अलावा एम्स ऋषिकेश है, एम्स पटना है, एम्स रायपुर है। तो ये 6 जो एम्स है इनकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया। और जब हम बोलते हैं स्थापना, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले आपको ज़मीन एक्वायर करनी है, ज़मीन के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल की सुविधाओं के लिए वो आपको चाहिए। तो जो नई विकसित सुविधाएं हैं जैसे MRI है, पेट स्कैन है, स्पेक्ट स्कैन है, आजकल जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं और इसीलिए बहुत महंगी भी हो गई हैं। तो जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि सस्ती सुविधा गरीब को मिले, ये एक मकसद था, तो नए एम्स बनाए गए। तो अब दूसरी बात आती है कि जो मेडिकल कॉलेजेस जो पिछले 75 साल भारत की आज़ादी को हो चुके हैं, तो जो मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं थी उनका विकास किया जाए, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात है, देखिए जब हम एक मेडिकल कॉलेज या संस्थान को देखते हैं तो हम उसको 3 नज़रियों से देखते हैं जी। पहला, कोई मरीज आए वो अपना इलाज करवाए यानी कि पेशेंट केयर।
दूसरा कोई डॉक्टर जाए और वहाँ पे पढ़ाई करके आए, स्टूडेंट जाए या डॉक्टर जाए, स्टूडेंट मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट जाए, डॉक्टर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर जाए जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस आए। तीसरा और आखिरी चीज़ है कि हम रिसर्च करें। देखिए कोई भी मुल्क बिना रिसर्च के बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, तो मेडिकल रिसर्च करें। तो ये भी एक हिडन एम्बिशन जिसको हम कहें कि रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना था। तो हिडन क्या, ये तो एक्सप्रेस्ड, ये हिडन इन द सेंस कि इनबिल्ट था कि जब आप टीचिंग करेंगे तो रिसर्च भी साथ में करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नए एम्स को बनाना और पुराने मेडिकल कॉलेजेस की बेहतरी करना और मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट करना, ये इसका एक किस्म से कहें कि एक कंप्लीट पैकेज था इस योजना के तहत। और अब ये धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है क्योंकि बहुत सारे एम्स जो हैं वो बन गए हैं। जैसे 6 एम्स फुल्ली फंक्शनल हैं और कुछ एम्स ऐसे हैं जिनमें एमबीबीएस की क्लासेस शुरू हो गई हैं। कुछ एम्स ऐसे हैं जिसमें ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि जो बाह्य रोगी विभाग है वो शुरू हो गया है। कुछ में भर्तियां शुरू हो गई हैं। तो विभिन्न स्तर पे काम जो है वो तेज गति से चल रहा है। डॉक्टर विकास, 2003 में इस स्कीम को शुरू किया गया, तब से अब तक की अगर बात करें तो किस तरह की तब्दीलियां आई हैं? क्योंकि देखा जाए तो जो लोग एम्स में जाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है या पता नहीं कब तक नंबर आएगा, इस तरह के उनको डर रहता है। तो किस तरह की तब्दीलियाँ तब से अब तक आई हैं इस स्कीम को लॉन्च होने के बाद? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नाजरीन के नज़रिए से। सबसे बड़ी तब्दीली मैं कहूँगा कि एक किस्म की माइक्रो मैनेजमेंट है। पहले तो देखिए संस्थान का उस इलाके में बनना जहाँ पे आपको मेडिकल की एडवांस उच्च स्तर की सुविधाएं मिल सके, जिसको हम टर्शरी केयर बोलते हैं, सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया दिल का ऑपरेशन करना है, गुर्दे का प्रत्यारोपण करना है या अगर लिवर का ट्रांसप्लांट करना है, ये सब देखिए उच्च स्तर की मेडिकल सुविधाएं हैं। ये आपको गाँव की डिस्पेंसरी में जिला स्तर में नहीं उपलब्ध हो सकती। तो पहली बात तो ये थी कि उच्च स्तर की सुविधाएं जो हैं वो मिले। अच्छा, दूसरी बात जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, सबसे बड़ा डर ये होता है जब भी आप एम्स के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तो वो कहेंगे इतनी भीड़ है, सुबह 4 बजे से लाइन लगानी पड़ती है। मैं जब एक मेडिकल स्टूडेंट था 1999 में, तो मैं ये देखता था सुबह 3 बजे 4 बजे से एम्स दिल्ली में कतारें लगनी शुरू हो जाती थी जी। अब देखिए अब 3 बजे 4 बजे अगर खड़े होंगे तो आपका 7 बजे 8 बजे नंबर आता है। लेकिन अब बात ये वक्त अब बदल चुका है। अब 20 साल का समय गुजर चुका है। अब ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना बड़ा सरल और सुगम है। अगर आप 8वीं 10वीं पढ़ें तो भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था जी, तो कोई भी व्यक्ति सीधे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है, अपने मन चाहे डॉक्टर से मिल सकता है, मन चाहे दिन मिल सकता है। तो अब वो वाली बात नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो ओपीडी स्तर पे भी जो लंबी लाइनें लगती थी, अब इतने काउंटर्स आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे कि आपको जो एक दिक्कत होती थी कि पहले आप ओपीडी में चले गए, अगर डॉक्टर ने लिखा खून की जांच, पेशाब की जांच, तो आप अलग अलग काउंटर पे घूमते रहेंगे। तो अब वो जो प्रक्रिया वो भी बहुत सरलीकरण उसका हो गया है। उसके बाद में अगर मतलब आप देखिए किसी को चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर्ड मरीज को एक वार्ड तक भेजने की जो प्रक्रिया थी अब उसमें भी काफ़ी सरलीकरण हो गया है। तो काफ़ी बदलाव आए हैं। आप देखेंगे नए एम्स में काफ़ी साफ सफाई रहती है और सुविधाएं जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं, एक किस्म से मतलब सुसज्जित हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना अब नहीं करना पड़ता है। तो ये काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी तब्दीली आई हैं। उनमें से एक है आउटरीच प्रोग्राम, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। पहले क्या था कि अगर मरीज आप बीमार हैं तो आपको ही जाना है, तो अब क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्थ कैंप भी लगा रहे हैं। तो एक अलग से आउटरीच डिपार्टमेंट भी कुछ एम्स ने एस्टैब्लिश किया है। तो ये तब्दीलियों का ही हिस्सा है। तो अब के जो नए एम्स हैं वो एक किस्म से सुसज्जित एम्स हैं और वो उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का सरलीकरण काफी हद तक किया गया है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी डॉक्टर विकास, आपने बताया कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, वहाँ कैंप लगाए जाते हैं। तो कैसे लोगों तक पहुँचा जाता है और किस तरह से मरीजों को इन्फॉर्म किया जाता है? देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने सुना होगा कि
हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको हम आशा वर्कर बोलते हैं। तो आशा वर्कर हैं या जो एएनएम है वो मतलब हमारे निचले स्तर पे, हम निचले स्तर तो बोल रहे हैं लेकिन वो हमारी एक मजबूत कड़ी है। वो मरीजों के रेगुलर टच में रहती हैं, उनको पता होता है कि कौन से घर में किडनी की बीमारी का मरीज है, कौन से घर में सांस की बीमारी का मरीज है, कहाँ पे दिल की बीमारी का मरीज है, कहाँ पे डिलीवरी होने वाली है, कहाँ पे किसी को फ्रैक्चर है। तो वो सबसे पहले मरीजों को इन्फॉर्म करती हैं। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं आशा को। जैसे मेडिकल ऑफिसर ने आशा को एक मैसेज भेजा तो आशा ने वो अपने ग्रुप में मैसेज भेज दिया, और वो अगर मतलब उसको लगता है कि अटेंडेंस में दिक्कत हो सकती है तो घर घर जाके भी वो इन्फॉर्म कर सकती है। तो एक चैनल बना हुआ है और एक अमुक तारीख को एक कैंप लगेगा, इसकी सूचना जो है वो पूर्व निर्धारित समय पे दे दी जाती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पे बीपी, शुगर, जो आम बीमारियां हैं उनका चेकअप हो जाता है और वहीं पे उनका इलाज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर विकास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, और आपने बताया था जैसे कि जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं, जो ये स्कीम शुरू की गई है, लोगों तक अच्छी हेल्थ सर्विसेज, सस्ती और भरोसेमंद हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिसमें डिस्पैरिटी ना हो, इम्बैलेंसेस ना हो। क्या इसके लिए कोई इंस्पेक्शन भी किया जाता है, कोई ऐसा इनिशिएटिव भी लिया जाता है कि जो प्लान किया गया है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है? जी देखिए, ये माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हर साल इनका इंस्पेक्शन करता है जो नए एम्स बने हैं। तो इसमें एक एलैबोरेट तरीका है। 30 सवाल जो हैं वो हर क्षेत्र में पूछे जाते हैं कि आपके पास कितने बेड हैं, कितने आपके आईसीयू हैं, कितने आपके आईसीयू फंक्शनल हैं, कितने आपके ओपीडी है, आपके रोज़ कितने मरीज आते हैं, कितने मरीज भर्ती होते हैं, कितने सुपर स्पेशलिटी हैं आपके, कितने आपके अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं एमबीबीएस के, कितने पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं और पैरामेडिकल सीट्स कितने हैं जी। और आयुष के जो ब्लॉक हैं जिसमें 30 बेड होते हैं, आयुष मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, तो इन सब के जो मरीज हैं क्या वो देखे जा रहे हैं तब प्रॉपर तरीके से। फिर 30 जो बेड हैं एम्स में वो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के होते हैं जिसको हम पीएमआर बोलते हैं, यानी कि पुनर्वास। जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद में किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है, कृत्रिम टांग लगी है, पाँव लगा, हाथ लगा है, तो उस मरीज की जो देखभाल है वो किस किस्म से की जा रही है। तो इसकी एक माइक्रो मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपकी ओपीडी में कितना स्पेस है, कितनी आपकी भीड़ एक समय पे एकत्रित होती है, कितने आपके काउंटर हैं और कितने आपने आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए हैं और वो जो कार्ड हैं वो और ज्यादा कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। फिर आपकी कम्युनिटी आउटरीच कितनी है, यानी कि कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, ये भी अस्पताल को बताना पड़ता है हर साल। तो एक किस्म से हम कहें कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है और इंस्पेक्शन है। और इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो डॉक्टर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर नर्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हॉस्टल की भी जांच की जाती है कि उनके हॉस्टल में जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ हैं वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उनकी मेस कैसी है, कैंटीन में देखा जाता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे हर स्तर पे देखिए, आपने कहा सस्ती और जो हम कहें कि एडवांस लेवल की जो फैसिलिटी है वो गरीब मरीजों तक मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी एक नियमित रूप से जांच की जाती है। जी डॉक्टर विकास, अभी आपने मेंशन किया आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिलते हैं इसके तहत, और क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को एडवांटेजेस मिल सकते हैं? आयुष्मान भारत कार्ड एक किस्म का इंश्योरेंस कार्ड है और आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। तभी मुझे लगता है कि जब भी हम एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है कि आप अगर एक गरीब मरीज़ हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप एम्स जाइए और एम्स में जाने के बाद अपना इलाज करवाइए, चाहे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए या क्यू में खड़े हुए। अब बहुत लंबी कतारें नहीं लगती हैं, काफ़ी जगह तो ऐसा है, और जहाँ पे लंबी कतारें लगती हैं कोशिश की जा रही है कि कतारें कम हों। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको काउंटर मिलेंगे एम्स के ओपीडी एरिया में ही जहाँ पे आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन सकता है।
अगर आपको वहां पे काउंटर ना दिखे तो आपको गेट के बाहर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, वहां पे क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करिए, एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। या फिर PMJY की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, वहां भी आपका कार्ड बन सकता है। लेकिन आप बिल्कुल अगर ग्रामीण इलाके से आते हैं जहां पे आपके पास सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है या आपके पास प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र है, तो वहां भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी आप डॉक्टर से संपर्क करें, नर्स से संपर्क करें, तो वो आपका आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं जी। तो आयुष्मान भारत कार्ड मुझे लगता है कि आज के दिन एक हेल्थ की ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो निम्न आय वर्ग है या जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, जो हमारे SC/ST भाई हैं उनके लिए एक किस्म से एक बहुत बड़ी सुविधा है और इसका लाभ जो है सबको उठाना चाहिए। जी डॉक्टर विकास, ये तो बात हुई कि तमाम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस जो कि इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में निम्न आय वर्ग और अगर मतलब आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपके लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जाइए और अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनाइए। और अगर आप 15,000 रुपये महीने तक कमाते हैं तो आप EWS में आते हैं तो आप जाइए अपना कार्ड बनवाइए। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा भी संदेह है तो आप नज़दीक के एम्स जा सकते हैं या आप PMJY की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या मैं नहीं हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। डॉक्टर विकास, तमाम तरह के बेनिफिट्स एडवांटेजेस आपने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बताए हैं। हम चाहेंगे हमारे नाजरीन को आप मैसेज दें कि वो आगे आएँ और अपने आप को रजिस्टर कराएं इस योजना के तहत। जी नीरज जी, मुझे लगता है कि देखिए पहला स्टेप तो है एम्स की सुविधाओं का इस्तेमाल करना शुरू करें। 2-3 तरीके से हम इस कंपोनेंट को देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब हम एम्स में जाते हैं इलाज करवाते हैं, मान लिया कल को किसी को कोई दिक्कत हो गई, बैक में पेन हो गया, कोई एम्स चला गया और डॉक्टर ने मतलब दवाइयाँ लिख दी। अब क्या है, दवाइयाँ भी आपको मालूम है कि महंगी होती हैं, तो सबसे पहला फायदा एम्स जाने का, एम्स के अंदर आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मिलेगा जिसमें लगभग 90% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो एक बात। फिर दूसरी बात, देखिए कैंसर की जो दवाइयां हैं वो बड़ी महंगी होती हैं, तो उनमें आपका पैसा बचेगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काफी बार ये इस बात को हाईलाइट किया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करना हमारी प्राथमिकता है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए अब तक आम जन के बच चुके हैं दवाइयों पे कम खर्च करने की वजह से। तो एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप एम्स जाते हैं तो आपके जो डायग्नोसिस हैं, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो भी कम खर्च में हो सकते हैं, तो आपका पैसा बचेगा। अच्छा, तीसरी बात, ऑब्वियसली आपको क्वालिटी केयर, जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे, हम एम्स में उत्कृष्टता के लिए जाना चाहते हैं। जब हम कहें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पहला एम था जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, उसके तहत हम जो सुविधा है उसको एक्सपैंड करें, दूसरा है हम उसमें इक्विटी लाएं, दूसरा इक्विटी मतलब बराबरी, कि ऐसा ना हो कि कहीं पे तो स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हों और कहीं पे कम हो, तो इक्विटी लाएं। और तीसरा था एक्सीलेंस लाएं। एक्सीलेंस देखिए रिसर्च में, एक्सीलेंस मेडिकल एजुकेशन में और एक्सीलेंस पेशेंट केयर में। तो मैं ये कहूँगा कि आप आम मरीज के निगाह से अगर इस बात को देखते हैं तो आप अस्पताल में जाइए, अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाइए, या ऑनलाइन बनवाइए या इन पर्सन बनवाइए, और अगर आप एम्स से इलाज करवा रहे हैं तो वहाँ जाके अपना जो आपने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया उसका इस्तेमाल करिए। और ये ना सोचिए, कभी कभी हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो आपको कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंस आएगा, मतलब आप एक किस्म से कंगाल ही हो जाएंगे, तो ऐसा ना सोचिए। और इस किस्म की योजना के साथ ऐसा बोल सकते हैं कि सरकार आपके साथ है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बेसिक कंपोनेंट एम्स को कायम करना और सरकारी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का अपग्रेडेशन करना है। इस स्कीम के तहत अब तक 22 एम्स का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 6 एम्स अभी तक फंक्शनल हो चुके हैं। तमाम नए एम्स में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और साथ ही तकरीबन 750 से 960 बेड्स और 15 से 20 स्पेशल वार्ड्स और 100 MBBS सीट्स और 60 नर्सिंग सीट्स होंगी। इसके साथ ही नए एम्स का फोकस PG एजुकेशन और रिसर्च पर होने वाला है और सरकारी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन 8 से 10 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे और तकरीबन 150 से 250 बेड्स होंगे और PG एजुकेशन में तकरीबन 15 सीट्स में का इजाफा किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर विकास, आपने वक्त निकाला और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम, और मुझे लगता है कि दर्शकों को DD उर्दू देखते रहना चाहिए इस किस्म की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस